दीदी रो रही थी। दीदी को रोते देखना अप्पू को अच्छा नहीं लगता। पिछवाड़े वाले कमरे की खिड़की की चौखट पर माथा टेके रो रही थी। वह तो हमेशा रोती ही रहती है। शायद नानी ने उसे गाली दी हो। वैसे नानी अप्पू को भी डांटती रहती है, लेकिन अप्पू को रोना नहीं आता। गुस्सा आता है। अगर वह भी दीदी जैसा बड़ा होता तो दिखा देता। इतनी बड़ी होने पर भी दीदी डांट फटकार क्यों सहती है? उसका चेहरा उतर जाता है, आंखें भर आती है। यह देखकर अक्सर अप्पू वहाँ से बाहर निकल जाता। दीदी को रोता देखकर अप्पू से उसके पास रहा नहीं जाता। कभी रोते रोते दीदी उसे गले लगा लेती। दीदी से प्यार से लिपटना उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब बेटा कहते हुए सिर और माथे पर बार बार चुम्बन लेती तो गरम गरम आंसू अप्पू के बदन पर टपक पड़ते। तब वह भी रुआंसा हो जाता। नानी की फटकार को वह अक्सर अनसुनी कर देता। बहुत गालियाँ सुन चुका। सुबह उठते ही गालियों की बौछार शुरू हो जाती। दोपहर होने पर ही छोकरा उठता है, देखा ना रे, तेरे जन्मते ही घर का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बरामदे के कोने में सील के पास बैठे दातुन करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी गिर जाए तो बस काफ़ी है, नानी शुरू कर देती। बदतमीज, अपनी हड्डी पसली तोड़कर फर्श की लिपापोती की है मैंने। आंगन में कुछ कूड़ा डाल दे, कुएं में कोई कंकड़ फेंक दे या तांबे के घड़े पर ताल बजाए तो नानी गालियाँ देने लगती। अब स्कूल जाने लगा है तो उसे थोड़ी राहत मिली है। कम से कम दिन में तो छुटकारा मिल जाता है। दीदी क्यों नहीं नानी को फटकार देती, लेकिन अप्पू से ज़्यादा दीदी ही नानी से डरती है। अप्पू को गालियाँ देने पर कभी कभी दीदी कहती, उसे कोस कोस कर मार डालेगी माँ, तू। उसके जवाब में एक डांट पिलाती। उससे भी बस नहीं करती। ऐसे ही शक्कर समझकर चाट क्यों नहीं लेती? जब अपना ही खून हो, जैसे बछड़े को कोई छूने जाए तब कचरी गाय सींग तान कर आगे बढ़ती है, उसी तरह नानी उछलती हुई आती। अरे किसी अरे गहरे से, हाय राम, मुझे ज़्यादा कहलवाना नहीं रही। बातें जब यहाँ तक पहुँच जाती तो अप्पू चुपचाप आंगन की तरफ निकल जाता। वह अहाते में चक्कन को साथ लेकर घूमता रहता। कभी कभी कद्दू की बेल के बीच लुका छिपी करते लाल पूंछ वाले पतंगे को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन कभी भी वह उसके हाथ नहीं लगता। बाहर काफ़ी देर बिताकर अप्पू घर लौटता। इस बीच उसे ख्याल आता, दीदी पिछवाड़े की खिड़की पर माथा टेके सिसक रही होगी। संध्या समय नाम जपने का काम अप्पू को तकलीफ दे लगता था। गलियारे में बैठकर ही यह काम करता। कई बार नम शिवाय रटना पड़ता, फिर नक्षत्रों की नामावली रटनी पड़ती। इन सब में उसे कोई गलती नहीं होती थी। देसी महीनों के नाम भी उसे गिनना आता था, लेकिन इसके बाद उसे अंग्रेजी के महीने और 1 2 3 गिनने के काम में दीदी की मदद की जरूरत पड़ती थी। दीदी को अंग्रेजी आती थी। पोर की दीवार पर टंगी कान्हा की तस्वीर वाले कैलेंडर में छपी अंग्रेजी दीदी पढ़ लेती थी। आखिर दीदी की पढ़ाई 8वीं तक हुई थी। सब कुछ रटने के बाद वह दीदी के पास चुपचाप जा बैठता। दीदी उसके बालों पर उंगलियां फेरने लगती। तभी पड़ोस के बड़े घर से गाने की आवाज़ आती। वह कभी उधर नहीं गया। बाड़े के इस तरफ से देखा भर है, वहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी। गाने वाली और बातें करने वाली एक बेटी वहाँ आई थी। यह बेटी गाती और बोलती कैसे है? चक्कन कहता है कि उसके अंदर कोई बैठा होगा। चक्कन को कुछ भी नहीं आता। वह तो स्कूल भी नहीं जाता। कजरी गाय सिर्फ उसी को सींग नहीं मारती, यह उसके बड़प्पन से नहीं, उसके हाथ की लकुटियाँ देखने से है। वे
सारे गीत शायद सिनेमा के थे। अप्पू ने अभी तक कोई सिनेमा नहीं देखा। स्कूल के उसके साथी यशोदा और मणि ने सिनेमा देखा है। सिनेमा की तस्वीरों से बनी एक थैली उसने ज़रूर देखी थी। गाना सुनकर दीदी पर अक्सर एक पागलपन सवार होता। फिर कुछ पूछा जाए तो जवाब नहीं देती। पता नहीं क्यों इस तरह नाराज़ रहती थी। कभी कभी दीदी इसी तरह चुप्पी साधे बैठ जाती थी। यह दीदी भी कितनी अजीब है। फिर भी उसे दीदी पसंद थी। सवेरे स्कूल जाने के पहले दीदी उसे नहलाती। सूखी तुरई के रेशे से शरीर रगड़ रगड़ कर नहाना उसे पसंद नहीं। अंगोछी की नोक से कान के अंदर साफ करते वक्त उसे गुदगुदी होती। दीदी ही शिकंजी परोस देती। शिकंजी पी लेने के बाद गीले अंगोछे से छाती से पानी पोंछ देती और पिछले दिन धोकर रखी कमीज और धारीदार जांघिया पहनाती। बालों पर कंघी करके चेहरे से तेल की चिकनी परत एक बार और पोंछ देती। इसके बाद वह स्कूल रवाना हो जाता। रात को वह खाने बैठता तो दीदी भी पास बैठ जाती। दीदी द्वारा कोर बनाकर खिलाना उसे पसंद था, लेकिन नानी के सामने दीदी उसे कोर बनाकर नहीं खिलाती थी, क्योंकि एक बार नानी ने डांटा था, यह क्या दूध मुआ बच्चा है जो तू कोर बनाकर खिलाती है। दीदी कभी कभार ही नानी को जवाब देती। दीदी की बातें सुनने पर नानी पर भूत सवार हो जाता। फिर कोहराम मच जाता। नानी की जली कटी बातें सुनने के बाद दीदी रोने लगती। कभी कभी नानी भी रो उठती। नानी के रोने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सिर्फ एक बार नानी को रोते देखकर उसे भी रोना आया था। वह घटना अप्पू भूला नहीं था। नानी को रुलाने वाले उस आदमी को भी वह नहीं भूल पाया। चक्कन के बनाए नारियल के पत्ते की गेंद से वह आंगन में खेल रहा था। तभी फाटक से किसी ने बुलाया, माँ। देखा तो एक आदमी बाड़े के पास खड़ा था, लंबी आस्तीन वाली कमीज और बगल में एक थैली। नानी आंगन से होकर बाड़े की तरफ गई। पता नहीं नानी क्या बड़बड़ा रही थी। तेरी माँ ही तो कह रही है, तू यहाँ तक आ गया है तो घर के अंदर क्यों नहीं आता कुमारन। अप्पू को भी लगा नानी ने ठीक ही कहा था। यह कौन है इतना गरूर वाला। अगर उसे नानी से बात करनी है तो उसे उधर बुलाने की क्या ज़रूरत है। वह क्या इधर आ नहीं सकता। वह आदमी बोला, मुझे यह कहकर निकले 5 साल हो गए हैं कि अब इस घर में पैर नहीं रखूँगा। वह तो कभी नहीं होगा माँ। नानी उसे डांट क्यों नहीं रही। हमेशा गरजने वाली नानी उस गरूर वाले के सामने गिड़गिड़ा रही थी। मेरे पेट की जन्मी है, मैं उसे कैसे मार डालूं। उसका जवाब अप्पू की समझ में नहीं आया। नानी ने कहा, और जब तक मैं जिंदा हूँ कम से कम तब तक। उसके बाद इतना भी नहीं होगा। उसका चिल्लाना जारी रहा। ये सब सीख तो उन्हें बेटी को पहले से देनी चाहिए थी। इस बीच उसने अप्पू की तरफ देखा। अप्पू को उसकी नज़र जरा गड़बड़ सी लगी। मौका पाकर बच्चों का गला घोंटकर थैली में बांधकर ले जाने वाले उस साधु की नज़र से भी वह इतना नहीं डरा था। ये भी गला घोंटने वाला है क्या। वह चुपके से बरामदे की तरफ बढ़ा। दीदी अंदर चली गई थी। रसोई के पिछवाड़े के दरवाजे पर खड़ी दीदी केले के बाग की तरफ देख रही थी। आंचल थाम कर अप्पू ने पूछा, दीदी फाटक पर खड़ा आदमी कौन है। शायद दीदी ने उसकी बात नहीं सुनी। फाटक पर कौन खड़ा है दीदी। दीदी कुछ कहने जा रही थी लेकिन बोली नहीं। बोलो ना कौन है दीदी। वह गला घोट देगा क्या। कौन। वह आदमी बच्चों का गला घोटने वाला तो नहीं है। लगा कि दीदी का दम घुट रहा है। वह तो तेरे मामा है रे। यह तो नया तमाशा हुआ। मामा होकर क्या ऐसा ही करना चाहिए था उसने। फाटक पर आकर धीरे से नानी को बुलाना, फिर डराने के लिए अप्पू की तरफ घूरना।
अजीब मामा है ये, शायद दीदी ने यूं ही कहा हो। क्या ये सच है दीदी? हाँ। मामा इधर क्यों नहीं आते? दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। मामा नहीं आएंगे क्या? और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि दीदी आंखें पोंछ रही थी। यह दीदी तो पागल है। तब नानी अंदर आई। नानी को देख अप्पू घबरा गया। नानी रो रही थी। अप्पू को भी दुख हुआ। कितनी ही गालियाँ क्यों न दे, वह है तो उसकी अपनी नानी। हिम्मत बांधकर वह बाहर निकला और फाटक की तरफ नज़र दौड़ाई। मामा जा चुके थे। मामा को अच्छा होना चाहिए, इस तरह घूरकर डराना नहीं चाहिए। फाटक तक आकर नानी को भला बुरा कहकर रुलाना नहीं चाहिए। पीछे वाली घर की जानू के भी एक मामा है। वे 7 समुद्र पार दूर कहीं रहते हैं। वहाँ रेशमी कपड़े और खूबसूरत छाते बहुत हैं। वे जब आए थे तो जानू को ये दोनों चीज़ें मिली। छाता बहुत अच्छा था और हल्का भी। अपनी माँ के साथ मंदिर जाते समय वह उसे साथ लेकर जाती। कमीज बड़ी थी, इसलिए पेटी में ही रखी थी। जानू के दूसरे मामा जो घर में पड़े रहते हैं, उसने उसे अब तक कुछ नहीं दिया है। 7 समुद्र पार वाले मामा अच्छे हैं। वे शायद अगले साल भी आएंगे। अप्पू को अफसोस हुआ कि उसका मामा ऐसा गड़बड़ निकला। दीदी ने बताया कि वे इधर नहीं आएंगे। उसे भी वैसा ही छाता मिलेगा क्या? मिले तब भी वे नहीं लाएंगे। देखा ने कैसे घूर रहे थे वे। नानी तक को रुला दिया। रूठे हैं इसलिए ही घर नहीं आते होंगे, लेकिन वे रूठे किससे हैं? अब की बार आने पर उनसे पूछने की ठान ही ली थी, लेकिन मामा नहीं आए। ये मामा रहते कहाँ हैं? दीदी तो बताती नहीं। जानू भी ऐसे किसी आदमी को नहीं जानती। जानू को ये यकीन ही नहीं होता कि अप्पू के भी मामा हैं। चक्कन थोड़ा बहुत जानता है। नदी किनारे उनकी घर जायदाद है। चक्कन कहता है कि उसने देखा है। वह जब उधर से होकर गुजर रहा था, उसी समय नए घर पर खपरेल छाया जा रहा था। मामा इधर क्यों नहीं आते रे? वे झगड़ा करके जो गए हैं। चक्कन भी नहीं जानता यह झगड़ा किस बात पर हुआ था। सोचने पर उसे कुछ भी नहीं सूझता। उसके मन में कई तरह की शंकाएं हैं जिन्हें वह सुलझाना चाहता है, मगर पूछे किससे? अक्सर दीदी ही उसकी शंकाएं दूर करती। रात को सोने के वक्त, लेटते वक्त, जब तक वह खाना खाता तब तक दीदी उत्तर वाली कोठरी में बिछोना बिछा देती। उस पर लेटना उसे पसंद है। वह दीदी की साड़ी है। दीदी की एक और साड़ी है। वह संदूक में करीने से रखी हुई है। उसे पहने हुए दीदी को कभी नहीं देखा। संदूक खोलने पर खुशबू आती है, केतकी की खुशबू। केतकी की खुशबूदार साड़ी दीदी पहने तो खूब मज़ा आएगा। खाना खाते ही अप्पू लेट जाता, लेकिन जब तक दीदी न आती वह नहीं सोता। रसोई साफ कर, बर्तन मांज कर ही दीदी आती थी। दीदी से लिपटकर सोते वक्त वह अपनी शंकाएं एक एक करके दीदी के सामने रखता। अक्सर वह जानना चाहता कि जानू ने जो कुछ कहा वह सब कुछ झूठ है कि नहीं। कभी कभी वह कितनी झूठ मूठ की बातें बनाती है। कह रही थी कि उसके घर के दक्षिण के सर्प देवता के झुरमुट में एक ऐसा सांप है जो 9 बच्चों को निगल चुका है। यह तो निरा झूठ है न। एक सांप के पेट में इतने सारे बच्चे कैसे समा जाएंगे? एक बार जानू ने कहा उसने ईश्वर को देखा है। अप्पू को यकीन नहीं हुआ। अप्पू ने तो ईश्वर को नहीं देखा, न चक्कर ने देखा है और न ही दीदी ने। जानू कहती है कि उसने रात को ही ईश्वर को देखा है। पूजा के लिए आए पांडे से भी लंबी ईश्वर की दाढ़ी मूंछ है, यह जानने के लिए कि वह झूठ तो नहीं बोल रही। अप्पू ने पूछा सिर पर क्या था? काहे के सिर पर? ईश्वर के सिर पर। जानू ने खूब सोच समझकर जवाब दिया, बाल फूफू, ईश्वर के सिर पर तो मुकुट रहता है। वह तो जानू ने नहीं देखा था। वह झेप गई। झूठ बोलने पर भी जानू उसे अच्छी लगती थी। जब वह यहाँ थी तो साथ खेलती थी। अब वह भी चली गई। जानू को उसके पिताजी ले गए।
वह एक जंगली इलाके में गई है। समुद्र पार करना तो नहीं है। समुद्र पार तो उसके मामा रहते हैं। पिता के साथ जाने पर वह रेलगाड़ी में बैठ सकती है। एक बाहरी पहाड़ का पेट चीरती हुई रेलगाड़ी चलती है। जाने से पहले दिन जानू अप्पू के घर आई थी। साथ में उसकी माँ भी थी। हम कल रेलगाड़ी से जाएंगे। उसने जब यह कहा तब अप्पू के मन में थोड़ी सी जलन हुई। वह तो बहुत कुछ देख सकेगी। जहाँ वह जा रही है वहाँ शायद रबड़ का गेंद और साइकिल मिलते होंगे। अप्पू भी कहीं जाना चाहता है। वह जाए तो कहाँ जाए? कोई ले जाए तभी ना। बड़े टीले पर जहाँ सप्तपर्णी का पेड़ खड़ा था उससे आगे वह कभी नहीं गया। 7 समुद्र पार के देश, ऊंची झाड़ियों के सुरंगों से होकर जाने वाली रेलगाड़ी, सुंदर छाते, रेशमी कपड़ों से भरी उन जगहों पर बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। जानू की माँ ने दीदी से विदा ली। वे दोनों साथ साथ पढ़ी थी। जानू की माँ के पास कई साड़ियाँ हैं। वे जानू के पिताजी के साथ कई जगहों पर गई है। एक और भी मज़ेदार बात है, जानू के पिताजी को जानू की माँ मुन्नी के पिताजी कहती है। जब जानू की माँ चली गई तो दीदी की आंखें भर आई थी। शायद दीदी भी पहाड़ी सुरंगों को पार करने वाली रेलगाड़ी में कहीं जाना चाहती हो। दीदी कहीं नहीं जाती, यहाँ तक कि मंदिर के तालाब पर भी नहीं, घर के कुएं पर ही नहाती है। फाटक वाले भगवती मंदिर का मेला देखने नानी गई, अप्पू भी गया, फिर भी दीदी नहीं गई। दीदी नहीं चलेगी क्या नानी? तब नानी बौखला उठी। ए छोकरे चुप रहे। पिछले जेठ के महीने से वह स्कूल जाने लगा था। अब 2 महीने के बाद परीक्षा शुरू होगी। उसमें पास होने पर वह दूसरे दर्जे में बैठेगा। जानू अपने पिताजी के पास पहुंचने के बाद शायद वहीं किसी स्कूल में भर्ती हो जाएगी। वहाँ भी तो स्कूल होंगे। वहाँ हमारे केलू मास्टर जैसे मास्टर लोग भी होंगे क्या? न होना ही अच्छा, पिटाई से तो बच सकती है। क्लास में अप्पू का एक दोस्त है कुट्टी शंकर। खेत के उस पार उसका घर है। दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं। केलू मास्टर कभी कभी कुट्टी शंकर को कुट्टी चातन पुकारते हैं। यह सुनकर सब हंसते हैं। उसके लिए यह नाम ठीक ही फबता है, लेकिन केलू मास्टर की मार बर्दाश्त के बाहर थी। कुट्टी शंकर ने एक बार उसे एक नींबू दिया। वह अपने घर ले आया था। उसके घर में पहले दिन कुछ नींबू खरीदे गए थे। उसकी मझली दीदी की शादी थी। शादी में नींबू का क्या काम? बेवकूफ़, तू यह भी नहीं जानता क्या? वह इस तरह बोल रहा था जैसे उसने बहुत सी शादियाँ देखी है। शादी के बारे में कुट्टी शंकर ने सारा ब्यौरा उसे दिया। बहुत से लोग घर आएंगे। पांडाल में बैठने वाले बारातियों पर गुलाब जल छिड़का जाता है। गुलाब जल खूब खुशबूदार होता है। बाद में चंदन और नींबू सबको दिया जाता है। अप्पू को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह यदि साफ कह दे कि ये सब झूठ है तो शायद वह पूछता, क्या तुमने शादी देखी भी है? तब मानना पड़ता कि नहीं देखी है। कुट्टी शंकर को तसल्ली देने के लिए अप्पू ने कहा, मेरे घर जब दीदी की शादी होगी तब तुझे भी नींबू दूंगा मैं। मगर कुट्टी शंकर कह रहा था, तुम्हारी कोई दीदी कहाँ है? यह सुनकर अप्पू को बहुत गुस्सा आया। उसे 4 बार कुट्टी चातन कहकर कनपटी पर माचा लगाने का मन हुआ। कुट्टी शंकर उससे मोटा तगड़ा है, इसलिए ऐसा नहीं किया। मेरी दीदी फिर कौन है रे? अरे बुद्धू, यह तो तेरी माँ है। तब कुट्टी शंकर की मूर्खता पर उसे हंसी आई। इस उल्लू को केलू मास्टर ने कुट्टी चातन सही नाम दिया है। जा, तुझे खाक पता है? ओह, तू आया बड़ा जानने वाला। मेरी माँ बता रही थी। तेरी माँ क्या जानी? फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। कुट्टी शंकर ने नींबू वापस मांगा। उसके सामने फेंककर अप्पू ने नाक भौं सिकोड़ी। स्कूल से लौटते वक्त उसने सोचा, दीदी माँ कैसे हो सकती है? उसका कोई माँ बाप नहीं है। उसे दीदी और नानी है बस। नानी की क्या बिसात है? छोकरे ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तेरे जन्मते ही उसे बस दीदी काफ़ी है। उसे माँ नहीं चाहिए। माँ होती है तो क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ती है, ये सब वह देखता रहता है।
दीदी की माँ है नानी। कहाँ दीदी को वह कभी चैन से बैठने देती है। पिछले 4-5 दिनों से दीदी दिन रात रोती रहती है। नानी अब गाली नहीं देती। दीदी भी कैसी पगली है। दीदी अप्पू से नाराज नहीं होती। रात को सटकर लेटते समय दीदी ने बहुत कुछ कहा। कोई कहानी तो नहीं। दीदी को कई कहानियाँ आती है। रतन ढूंढ निकालने वाले राजकुमार की कहानी। उसे सुनने के बाद ही रतन मिलने पर उसे छिपाने की तरकीब वह समझा। रतन को गोबर में ढका जाए तो उसकी चमक बाहर दिखाई नहीं पड़ती। फिर पत्थर पर बन जाने वाली राजकुमारी की कहानी। जिंदा करने के लिए बच्चे की बलि चढ़ाकर पत्थर पर खून डालने की बात सुनकर उसे रोना आया। अब दीदी कहानियाँ नहीं सुनाती, चुपचाप पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद पूछती है, सो गया बेटे? नहीं तो बेटा तू खूब पढ़ाई करना। जी। बड़ा होकर दीदी का ख्याल तो रखेगा कि नहीं? यह कैसी बेतुकी बात है। फिर भी हाँ भरता है। दीदी का तो एक तू ही है रे। 2-3 दिनों से दीदी की तबीयत खराब है। वह चुपचाप अप्पू को नहलाती, खिलाती और बाल संवारती और यूं ही उसके चेहरे की तरफ ताकती रहती, एकदम गुमसुम रहती। यह दीदी पागल जो ठहरी। दोपहर बीच वाले कमरे के फर्श पर दीदी और नानी लेटी, तब नानी को कहते सुना, उसके बारे में सोचकर तुझे मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं। दीदी कुछ नहीं बोली। जो हो गया सो हो गया। इधर उधर की बातें सोचने से कहीं पहुंच नहीं पाओगी। अगर यह ठीक हुआ तो बेड़ा पार ही समझो। यह सुनकर भी दीदी चुप रही। वह शंकर नायर सब ठीक कर देगा। वह बड़ा नेक आदमी है। तुम क्या कह रही हो माँ? नानी कुछ ऊंची आवाज़ में बोली, यूं ही सब कुछ बर्बाद न करो। यह भी हाथ से निकल गया तो जिंदगी भर पछताओगी। यह तो धोखाधड़ी है ना। ये सब तुझे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका नतीजा मुझे ही तो भुगतना पड़ेगा। वह सब शंकर नायर को मालूम है। फिर माँ अप्पू सिप्पू तुझसे मैं कह देती हूँ, जब मैं इस बला से छुटकारा पाना चाहती हूँ तब तो तू। दीदी चुप हो गई। फिर नानी ने कहा, शंकर नायर सब संभाल लेगा। यह शंकर नायर कौन है? इतने बड़े होशियार आदमी को कभी देखना भी चाहिए। इस बीच एक दिन सुना कि शंकर नायर घर आने वाला है। देखने में तो शंकर नायर एक नेक आदमी लगा। ओसारी पर बैठे जब वह नानी से बातें कर रहा था तो अप्पू उसके पापड़ नुमा सफ़ेद बालों को देखता रहा। वह आदमी नानी से बातें किए जा रहा था, लेकिन उन सब बातों में उसकी दिलचस्पी नहीं थी। वह नाड़ की पहाड़ी में शादी होने वाली है। होने दो। यही ख्याल रखना कि बच्चा होने की भनक तक कान में न पड़ने पाए। ठीक है? अप्पू बार बार उस पापड़नुमा बालों को देखने में ही मजा ले रहा था। वह सोच रहा था कि उसके सिर पर एक लंबी चोटी भी होती तो अच्छा लगेगा। स्कूल के बाग के गमले में रखे घोड़े की पूंछनुमा पौधे जैसा लगेगा। उसने एक बार फिर झांक कर देखा। शंकर नायर ने आवाज़ और धीमी कर दी। नानी ने मुड़कर देखा तो अप्पू पर नज़र पड़ी। अप्पू, आंगन में जाकर खेलो। वह नाड़ की शादी से उसको क्या लेना देना? एक नींबू तक नहीं मिलेगा। कोई चाहे शादी कर ले, अप्पू का क्या बिगड़ता है? अंदर वाले कमरे में चावल का बक्सा उसने खोलकर जोर से बंद किया। उसके अंदर से एक नन्हा सा तिलचटा झांक रहा था। खिड़की पर चढ़कर दीवार की कील पर टंगी टोकरी यूं ही टटोली। उसमें सरसों है। रसोई से पीतल का गिलास गिरने की आवाज़ आई। रसोई में दीदी है। नानी ने पुकारा, मालू। शायद गिलास गिरने के कारण डांट के लिए बुलाया हो। ए मालू। दीदी बरामदे के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। पता नहीं अब दीदी को क्या क्या सुनना पड़ेगा। अप्पू ने डर से कान खड़े किए। शंकर नायर पूछ रहा था, माँ ने सब बता दिया है ना? दीदी चुप रही। शादी वही होगी, 2-4 मेहमानों को बुलाना है। लोग क्या कहेंगे? नानी को शक था। तुम मेरे सगे संबंधी हो, तुम्हारा और कोई नहीं है। मैं तो 20 वर्ष से ही वहीं रहता हूँ। तो बात समझ में आई ना बहन जी? कौन सी बात? हाँ हाँ, वही जो मैंने कहा।
मेरे यहाँ छोटे पैमाने पर शादी की रस्म पूरी की जाए तो इसमें बुराई क्या है। ठीक है भैया, तुम ही तो मेरा सहारा हो, इसलिए ही तो मैं उसे पटा कर लाया हूँ। वह लड़की को देखना चाहता है, तब क्या करे। नानी ने धीमी आवाज़ में कुछ फुसफुसाया। उसकी भनक तक कान में पड़ने नहीं दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाने पर गांव के मंदिर में खीर चढ़ाने की मनौती की है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिटिया को कोई तकलीफ ना होगी। उसके पास सरकार से मिली 4 एकड़ ज़मीन जो है, मेहनत करने पर आराम से गुजारा हो सकता है। तब मोरी के नीचे रखे खाली डिब्बे में छिपी सींग वाली कोई चीज़ दिखाई पड़ी। यह तिलचटा नहीं था, यह तो अप्पू के लिए एक नया शिकार मिल गया। इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वक्त पर झाड़ू भी नहीं दिखाई दे रही। नारियल के पत्ते की एक मोटी तिल्ली चाहिए। वो सारे में तब भी बातचीत चल रही थी नानी और शंकर नायर के बीच। दोनों कानाफूसी कर रहे थे। जो भी हो, झाड़ू कहाँ गई। छिपकर बैठे सिंह वाले को एक मार लगानी है। झाड़ू ढूंढते हुए रसोई पहुँचने पर वहाँ दीदी मिली। अभी अभी तो दीदी शंकर नायर की पंचायत सुनने गई थी। जब दीदी से पूछा कि झाड़ू कहाँ है, तो उसने अप्पू को गोद में उठा लिया। फिर सिर और माथे पर चूमती रही। दीदी के आंसू उसके चेहरे पर और सिर पर टपक पड़े। शंकर नायर दीदी को कोई गाली तो नहीं दे रहे थे। नानी भी नाराज नहीं हुई थी। फिर दीदी रो क्यों रही है? यह दीदी भी कैसी पागल है। रात को दीदी ने पूछा, अगर दीदी ना हो तो बिटुआ नानी के पास सोएगा न? मैं तो दीदी के पास ही सोऊंगा। अगर दीदी चली जाए तो? दीदी किधर जा रही है? दीदी चुप रही। बार बार पूछने पर जवाब मिला, कहीं भी नहीं। दीदी ने यूं ही कहा था। सच? अप्पू ने तसल्ली की सांस ली। एक दिन वह स्कूल से आया तो उसे मीठा सा पकवान आटा मिला। वह हमेशा नहीं बनता है। ऐसी कोई खास चीज़ मिलने पर चक्कन के सामने खड़े होकर खाने की जिद अप्पू करता है। उस छोकरे का लालच देखते ही बनता है। दीदी ने कहा है कि वह बहुत लालची है, इसलिए उसे दिखाकर मत खाना, क्योंकि वह लपुटिया बना सकता है। कजरी सिर्फ उसी को सींग नहीं मारती, वह चाहे तो कजरी को गले लगा सकता है। आटा छिपाए दीदी से नज़र बचाकर वह आंगन की तरफ निकला। चक्कन फूस के ढेर से फूस निकाल रहा था। हमेशा की तरह आज उसने एक टुकड़े के लिए विनती नहीं की। मुझे बड़ी मालकिन ने दिया है। झूठ, मैं ही उनके आने पर चाय पत्ती और चीनी लाया था। किन के आने पर? मेहमान लोगों के। देखिए छोटे मालिक, चक्कन ने गांठ खोल कर दिखाया। बीड़ी के 3 टुकड़े जो साहब लोग आए थे उन्होंने पीकर फेंके थे। अगर बीड़ी पीते हैं तो जरूर बड़े आदमी ही होंगे। शंकर नायर के पापड़ जैसे बाल होने पर भी मैं बीड़ी नहीं पी सकता। पहले जब आया था तब नानी की तरह पान चबाता रहा। बहुत बुरी बात। मेहमान लोग कहाँ हैं? दीदी से पूछने के लिए अंदर दौड़ा। दीदी अहाते में ही थी। नानी रतालू छील रही थी। नानी, मेहमान कहाँ हैं? कौन से मेहमान? यहाँ कौन मेहमान आएगा रे? यमराज है क्या? चक्कन ने नाम नहीं बताया था। अगर यमराज ही है तो वह कहाँ है? मैं यही जानना चाहता हूँ। ए छोकरे, बदतमीजी दिखाएगा तो तेरी हड्डी तोड़ दूंगी। अरे रहने तो, एक मेहमान आ गया तो पाँव जमीन पर पड़ते नहीं नानी के। उसने फिर कुछ नहीं पूछा। रात में कुछ देर सोने के बाद आंखें खुली। बिस्तर पर दीदी नहीं थी। कमरे में दिया जल रहा था। दीदी संदूक खोलकर सामान करीने से रख रही थी। केतकी की खुशबू आ रही थी। जब वह सोने लेटा था तब दीदी पास थी, तो फिर उठी क्यों? रात को दिया जलाकर संदूक में धोती और ब्लाउज क्यों ठोस रही है? चुपके से उठकर दीदी के गले से लिपटकर उसे डराना चाहा, लेकिन उठ नहीं पाया। आंखें धीरे से मूंद गई।
राजकुमार ने जिस जंगल से रतन ढूंढ निकाला था उसकी याद आ रही है। केतकी की हल्की सी खुशबू। उसने फिर आंखें मूंद ली। सुबह अप्पू को दीदी ने जगाया, कुएं पर जाकर नहलाया और फिर शिकंजी पी लेने के बाद दीदी ने उसे कपड़े पहनाए। बाल संवारते वक्त दीदी ने कहा, बिटवा स्कूल जाते वक्त संभल कर जाना, ढोरों से बचकर निकलना। यह तो दीदी अक्सर कहा करती है। उसने मान लिया। बच्चों से झगड़ा मत करना, नानी का कहना मानना और नखरे मत दिखाना। नानी बुरी है, मुझे तो दीदी ही चाहिए। बिटवा हाँफते हुए अप्पू को छाती से लगाकर दीदी ने टूटी सी आवाज़ में कहा, मेरे बेटे। अप्पू को डर था कि कहीं दीदी रो न पड़े। अब की बार दीदी नहीं रोई, इसलिए उसे हैरानी नहीं हुई। तब उसे कुछ कहने का मन किया और बोला, सुनो दीदी, बेटे मुझे एक बार माँ कहकर पुकार। वह उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों दीदी? कुछ नहीं, यूं ही। दीदी कैसे माँ होगी? दीदी ने उसका जवाब नहीं दिया। दीदी के हाथ ढीले हो गए। वह मुंह मोड़कर चुप खड़ी रही। कुछ देर बाद कील पर टंगी थैली अप्पू के हाथ में दी और बोली, बेटा जा। अप्पू ताड़ के पत्तों से बना छाता कंधे पर रखकर उसकी रंगीन डंडी पर थैली लटकाकर आंगन से चल पड़ा। फाटक पार करने पर फिसलकर गिरने को हुआ, लेकिन गिरा नहीं। मुड़कर देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। ओसारे के दरवाजे के सहारे दीदी उसे ही एकटक देख रही थी। ये डरावनी आंखें दीदी को कैसे मिली? जब उसने मुड़कर देखा तो दीदी ने कछुए की तरह सिर अंदर खींच लिया। दीदी भी कैसी पगली है। खेत के उस पार कुटी शंकर जंगली अरंडी का पत्ता तोड़कर उसके रस के बुलबुले उड़ाता हुआ खड़ा था। उसकी थैली में 2 आंवले थे। छोटा आंवला उसने अप्पू को दिया। एक सूखा नाला, पगडंडी और छोटा सा टीला पार करके उसको स्कूल जाना था। टीला पार करते डर लगता था। बहुत सी गायें भी होंगी, कोई बात नहीं, कभी पास के बड़े घर का सांड भी वहाँ होगा। अप्पू ने उसे नहीं देखा है, न दिख पड़े। दोपहर को नारायण की पेंसिल उसके हाथ से टूट गई। नारायण रोया। मास्टर जी से शिकायत करने जा रहा था कि कुटी शंकर बीच में पड़ा। केलू मास्टर के पास मामला पहुँचे तो अप्पू को भी मुसीबत होगी। इससे बचने के लिए कल चवन्नी नारायण को देनी होगी। अप्पू को तसल्ली हुई। दीदी से मांगने पर चवन्नी जरूर मिलेगी। स्कूल से घर पहुंचा। किताबों की थैली बरामदे में फेंककर उसने दीदी को पुकारा, अप्पू। दीदी ने नहीं, नानी ने जवाब दिया। रसोई से बाहर आकर पूछने लगी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? मन में आया कि पूछूं, क्यों इतना प्यार जता रही हो, लेकिन पूछा नहीं। अगर मार पड़ी तो? दीदी कहाँ है? शिकंजी परोस दी है, कपड़े बदल कर आ जा। उसे शिकंजी नहीं चाहिए, दीदी चाहिए। कल तक चवन्नी नहीं मिली तो नाक कट जाएगी। दीदी कहाँ है? वह उत्तर वाले कमरे में गया। वहाँ दीदी नहीं थी। केतकी की हल्की सी खुशबू कमरे में टिकी हुई थी। नानी, दीदी कहाँ है? दीदी यहाँ नहीं है। फिर कहाँ है वह? हाँ, एक जगह गई है। किधर? दीदी आ जाएगी, अप्पू के लिए गेंद लाएगी। गेंद वेंद वह लाए, ठीक है, फिर भी उसे साथ लिए बिना बिना बोले वह गई क्यों? उसे गुस्सा आया। दीदी अजीब है, दीदी ने ऐसा किया है, अब अप्पू बात नहीं करेगा। दीदी की संदूक में चवन्नी होगी, एक नहीं 2 चवन्नी लूँगा। लेकिन संदूक कहाँ थी? उसे रोना आया। नानी ने फिर पुकारा, अप्पू खाना नहीं खाएगा? वह आंगन में निकल आया। बिलप के चबूतरे से एक पत्थर लेकर फेंका, फिर पीछे की तरफ चल पड़ा। अप्पू के लिए नानी ने शिकंजी परोसी है। अप्पू को नानी का प्यार नहीं चाहिए। दीदी को आने दो, रबड़ की गेंद ला कर देगी तो दूर फेंक दूंगा। हाँ, नानी ने फिर पुकारा। अप्पू को कुछ नहीं चाहिए। उसे लगा कि जी भरकर रो ले। दीदी के प्रति जो गुस्सा है उसे आंसुओं में उतार कर जोरों से रोए। अगर दीदी बढ़िया गेंद और मिठाई लाई तो तब क्या करना चाहिए? तो भी दीदी बिना बताए चली गई ना।
अजीब है दीदी, वह दीदी भी कैसी पगली है।